वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स यानी गैन्स से जुड़ी कुछ आम समस्याओं पर। हाँ, ये वो चैलेंजेस हैं जो डेवलपर्स और रिसर्चर्स को अक्सर फेस करने पड़ते हैं जब वो इन पावरफुल मॉडल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। हमारी ये बातचीत गूगल फॉर डेवलपर्स के मशीन लर्निंग सेक्शन में दिए गए कुछ अंशों पर आधारित है, तो हमारा मकसद है गैन्स की इन कॉमन फेलियर्स को थोड़ा समझना और ये देखना कि इन्हें हल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो पहली आम समस्या जिसका जिक्र अक्सर होता है वो है वैनिशिंग ग्रेडियंट्स, लुप्त होते ग्रेडियंट्स। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेटर मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब टू गुड हो जाए, तो जनरेटर मॉडल की जो सीखने की प्रोसेस है वो रुक सकती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ज्ञान का पूरा कॉन्सेप्ट है जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के बीच एक तरह के मुकाबले, एक कंपटीशन पर टिका है ना? डिस्क्रिमिनेटर का काम है असली और नकली में फ़र्क करना, और जनरेटर का काम है ऐसा नकली डेटा बनाना कि डिस्क्रिमिनेटर धोखा खा जाए। अब ये वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम तब आती है जब डिस्क्रिमिनेटर अपना काम करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। मतलब वो जनरेटर के बनाए हर नकली सैंपल को इतनी आसानी से पकड़ लेता है कि जनरेटर को सुधार के लिए कोई फीडबैक ही नहीं मिल पाता। वो जो सिग्नल होता है, जिसे हम ग्रेडियंट्स कहते हैं, जो जनरेटर को बताता है कि भाई कहाँ गलती हो रही है, कैसे बेहतर करना है, वो सिग्नल बहुत ही छोटा, मतलब प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाता है। तो जब सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो जनरेटर सीखेगा कैसे? उसकी ट्रेनिंग रुक जाती है। और मज़े की बात यह है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्क्रिमिनेटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये अभी भी एक एक्टिव रिसर्च एरिया है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। मतलब सिस्टम का एक हिस्सा इतना अच्छा हो जाए कि दूसरे का डेवलपमेंट ही रुक जाए। तो फिर इससे निपटने के लिए क्या तरीके हैं? क्या सोर्स कुछ बताता है? हाँ, सोर्स में दो मेन अप्रोचेस का जिक्र है जो रिसर्चर्स ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यूज़ की हैं। पहला है वॉसेटीन लॉस। इसे WLOSS भी कहते हैं। ये एक खास तरह का लॉस फंक्शन है। आपको पता है, लॉस फंक्शन मॉडल की गलती को मेजर करता है। तो वॉसेटीन लॉस को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि वो ग्रेडियंट्स को वैनिश होने से रोके। इसकी खासियत यह है कि ये तब भी जनरेटर को मीनिंगफुल, स्टेबल सिग्नल्स देता रहता है जब डिस्क्रिमिनेटर बहुत अच्छा ट्रेन हो चुका हो, ऑप्टिमैलिटी के करीब पहुंच गया हो। एसेंशियली ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच के डिस्टेंस को एक अलग, ज़्यादा स्टेबल तरीके से मापता है। और दूसरा तरीका है मॉडिफाइड मिनिमैक्स लॉस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ओरिजिनल ज्ञान पेपर था, उसमें ही इस पोटेंशियल प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर लिया गया था, और उसी पेपर में स्टैंडर्ड मिनिमैक्स लॉस फंक्शन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन सुझाया गया था ताकि इस ग्रेडियंट वैनिशिंग इशू को हैंडल किया जा सके। समझ गया। तो ये दो मुख्य गणितीय तरीके हैं, वॉसेस्टाइन लॉस और मॉडिफाइड मिनीमैक्स लॉस, वैनिशिंग ग्रेडियंट से निपटने के लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, मोड कोलैप्स। मोड कोलैप्स, आमतौर पर हम चाहते हैं कि ज्ञान अलग अलग तरह के डाइवर्स आउटपुट्स दे। जैसे चेहरा बनाने वाला ज्ञान है तो हर बार नया चेहरा, लेकिन मोड कोलैप्स में कुछ गड़बड़ होती है। Here's where it gets really interesting. हाँ, मोड कोलैप्स एक बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है ज्ञान ट्रेनिंग में। इसमें होता क्या है कि जनरेटर कुछ खास तरह के आउटपुट्स बनाना सीख लेता है जो डिस्क्रिमिनेटर को आसानी से फूल कर पाते हैं। एक बार उसे वो सेफ जोन वाले, प्लॉजिबल लगने वाले आउटपुट्स मिल गए तो वो बस उन्हीं को या बहुत ही लिमिटेड वैरायटी के आउटपुट्स को बार बार जनरेट करने लगता है। सारी डाइवर्सिटी खत्म। याद रखिए, जनरेटर का अल्टीमेट गोल क्या है? डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ़ बनाने का सबसे आसान तरीका ढूंढना। अगर उसे लगता है कि एक खास तरह की इमेज, मान लीजिए बिल्ली की एक खास पोज वाली इमेज, डिस्क्रिमिनेटर को इजीली ट्रिक कर सकती है, तो वो बार बार वही या वैसी ही मिलती जुलती इमेज बनाने लगेगा, चाहे आप उसे अलग अलग रैंडम इनपुट क्यों ना दें। मतलब सारी क्रिएटिविटी, सारी वैरायटी गायब। जनरेटर बस एक ही या कुछ गिने चुने पैटर्न पर अटक जाता है। भी परफेक्टली नहीं सीख पाता। हो सकता है वो ट्रेनिंग में किसी लोकल मिनिमम में फंस गया हो। मतलब उसे लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है, पर असल में और बेहतर हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेटर थोड़ा कमजोर रह गया तो जनरेटर के लिए उसी पुराने आउटपुट से उसे बार बार मूर्ख बनाना और भी आसान हो जाता है। नतीजा ये कि जनरेटर कुछ लिमिटेड आउटपुट्स के बीच ऑसिलेट करता रहता है और कुछ नया डाइवर्स बनाने की कोशिश ही नहीं करता।
व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये गैन्स की जो एडवर्सरियल नेचर है उसी का एक तरह से साइड इफेक्ट है। दोनों एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने की कोशिश में ऐसे अनवांटेड पैटर्न्स में फंस सकते हैं। ये वाकई गैन ट्रेनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। तो इस मोड कोलैप्स से बचने के क्या तरीके हैं? क्या वही पहले वाले सॉल्यूशंस काम आते हैं? हाँ, कुछ तरीके हैं जो जनरेटर को किसी एक स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेटर के लिए ओवर ऑप्टिमाइज करने से रोकते हैं और उसे ज्यादा डाइवर्स आउटपुट बनाने के लिए पुश करते हैं। और हाँ, जैसा आपने कहा, कुछ समाधान एक से ज्यादा समस्याओं में हेल्प करते हैं, जैसे वॉसेस्टीन लॉस यहाँ भी काफी मददगार है। जैसा हमने पहले कहा, ये डिस्क्रिमिनेटर को ऑप्टिमैलिटी तक ट्रेन होने देता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की चिंता किए बिना। तो एक ज्यादा केपेबल डिस्क्रिमिनेटर उन आउटपुट्स को बेहतर तरीके से पहचान कर रिजेक्ट करना सीख जाता है जिन पर जनरेटर सेटल होने की कोशिश कर रहा है, मतलब जिन्हें वो बार बार बना रहा है। जब डिस्क्रिमिनेटर इन आउटपुट्स को रिजेक्ट करता है तो जनरेटर पर प्रेशर आता है कि वो कुछ नया ट्राई करे, जिससे मोड कोलैप्स के चांसेस कम होते हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, एक अच्छा लॉस फंक्शन पूरी ट्रेनिंग डायनामिक्स को सुधार सकता है। एक और टेक्निक है, थोड़ी एडवांस्ड, अनरोल्ड गैन्स। इसमें जनरेटर का लॉस फंक्शन सिर्फ करंट डिस्क्रिमिनेटर के क्लासिफिकेशंस को नहीं देखता, वो ये भी एंटिसिपेट करने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में डिस्क्रिमिनेटर के जो वर्जन्स होंगे वो उसके आउटपुट को कैसे जज करेंगे। ये जनरेटर को एक तरह से ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग बनाता है। वो किसी एक स्टैटिक करंट डिस्क्रिमिनेटर को प्लीज करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता। उसे ऐसे आउटपुट्स बनाने पड़ते हैं जो ज़्यादा रोबस्ट और डाइवर्स हो, जो फ्यूचर डिस्क्रिमिनेटर्स को भी शायद फूल कर सकें। ये तरीके तो काफी क्लेवर लगते हैं, खासकर अनरोल्ड गैन्स वाला आइडिया। तो हमने वैनिशिंग ग्रेडियंट्स और मोड कोलैप्स की बात की। सोर्स में एक तीसरी समस्या का भी जिक्र है, फेलियर टू कन्वर्ज, अभिसरण में विफलता। जैसा कि गैन ट्रेनिंग पर पिछले मॉड्यूल्स में भी शायद बात हुई हो, गैन्स अक्सर कन्वर्ज होने में फेल होते हैं, मतलब ट्रेनिंग प्रोसेस स्टेबल नहीं हो पाती। इसका क्या मतलब है प्रैक्टिस में? कन्वर्जेंस का मतलब है कि ट्रेनिंग प्रोसेस एक स्टेबल पॉइंट पर पहुंचे जहां जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर दोनों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो और उसमें बहुत ज़्यादा रैंडम उतार चढ़ाव न हो। लेकिन गैन्स में ये बैलेंस अचीव करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। होता यह है कि जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग एक दूसरे पर इतनी डिपेंडेंट है कि जब जनरेटर थोड़ा इम्प्रूव होता है तो वो डिस्क्रिमिनेटर के लिए चैलेंज बदल देता है। फिर डिस्क्रिमिनेटर इम्प्रूव होता है तो वो जनरेटर के लिए लर्निंग लैंडस्केप बदल देता है। कई बार ये दोनों एक ऐसी एंडलेस चेज में फंस जाते हैं जहां कोई स्टेबल सोल्यूशन मिलता ही नहीं। मॉडल्स के पैरामीटर्स ऑसिलेट करते रहते हैं और वो कभी एक यूजफुल स्टेबल स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते। ट्रेनिंग अस्थिर हो जाती है। अच्छा, तो ये इंस्टेबिलिटी भी एक जानी मानी दिक्कत है। हाँ, इसे सुधारने के लिए, ट्रेनिंग को स्टेबल बनाने के लिए क्या किया गया है? क्या सोर्स कुछ रेगुलराइजेशन टेक्निक्स बताता है? हाँ, स्टेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने कई तरह की रेगुलराइजेशन मेथड्स ट्राई की हैं। रेगुलराइजेशन मतलब ट्रेनिंग प्रोसेस में कुछ कंस्ट्रेंट्स या पेनल्टीज डालना ताकि मॉडल ज़्यादा अनस्टेबल ना हो जाए। सोर्स दो मेन अप्रोचेस का जिक्र करता है। पहला है डिस्क्रिमिनेटर के इनपुट में नॉइज जोड़ना। इसका एक उदाहरण एक पेपर में मिलता है जिसका टाइटल कुछ टुवर्ड प्रिंसिपल्ड मेथड्स करके है। आइडिया ये है कि डिस्क्रिमिनेटर को जो रियल और फेक एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं उनमें थोड़ा रैंडम नॉइज ऐड करने से शायद ट्रेनिंग स्टेबल हो जाए। ये डिस्क्रिमिनेटर को किसी खास इनपुट पैटर्न पर ओवरफिट होने से भी रोक सकता है। दूसरा तरीका है डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स पर पेनल्टी लगाना, पेनलाइजिंग डिस्क्रिमिनेटर वेट्स। इसका जिक्र स्टेबलाइजिंग ट्रेनिंग वाले पेपर में है। इसमें लॉस फंक्शन में एक पेनल्टी टर्म जोड़ा जाता है जो डिस्क्रिमिनेटर के वेट्स को बहुत ज्यादा लार्ज होने से रोकता है। माना जाता है कि बहुत बड़े वेट्स इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। पर यहाँ ये जोर देना जरूरी है, जैसा सोर्स भी कहता है, कि ये सारे तरीके, वॉशस्टीन लॉस, अनरोल्ड गैन्स या ये रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, ये सब अभी भी एक्टिव रिसर्च के टॉपिक्स हैं। कोई भी तरीका 100% फूल प्रूफ नहीं है हर सिचुएशन के लिए। गैन्स को सक्सेसफुली ट्रेन करना आज भी कुछ हद तक एक आर्ट और साइंस का मिक्स माना जाता है, जिसमें एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सारी बातें हमने की, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स, मोड कोलैप्स, फेलियर टू कन्वर्ज,
कोई अगर GAN सीख रहा है या उन्हें यूज करने की सोच रहा है, तो इन प्रॉब्लम्स को समझना क्यों जरूरी है? पावरफुल है, नो डाउट, पर उन्हें ट्रेन करना ट्रिवियल नहीं है। ये जानना कि क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन से बचाएगा। दूसरा, ट्रबल शूटिंग में मदद मिलती है। अगर आपका GAN मॉडल वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा आप चाहते हैं, तो ये समझना कि कहीं प्रॉब्लम वैनिशिंग ग्रेडियंट्स है या मोड कोलैप्स है या कन्वर्जेंस इशू आपको सही डायरेक्शन में सोल्यूशन ढूंढने में गाइड कर सकता है। आपको पता होगा कि कौन से लॉस फंक्शंस ट्राई करें या कौन सी रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हेल्पफुल हो सकती हैं। और तीसरा, ये इस टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी और इसमें जो ऑनगोइंग रिसर्च है उसकी एप्रिसिएशन बढ़ाता है। ये दिखाता है कि ML का ये फील्ड कितना डायनामिक है और अभी कितना कुछ एक्सप्लोर और इम्प्रूव होना बाकी है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये जो एडवर्सेरियल ट्रेनिंग की इंस्टेबिलिटी है, ये इसकी एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है? क्या ये मुकाबला हमेशा थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा? बिल्कुल। तो आज हमने गूगल फॉर डेवलपर्स के सोर्सेस के आधार पर GANs की कुछ प्रमुख आम समस्याओं पर बात की। वैनिशिंग ग्रेडियंट्स, जहां डिस्क्रिमिनेटर के ज्यादा अच्छा होने पर जनरेटर सीखना बंद कर देता है, मोड कोलैप्स, जहां जनरेटर डाइवर्सिटी खोकर लिमिटेड आउटपुट्स देता है, और फेलियर टू कन्वर्ज, जहां ट्रेनिंग स्टेबल नहीं होती है। हमने ये भी देखा कि रिसर्चर्स वासस्टैंड लॉस, अनरोल GANs और अलग-अलग रेगुलराइजेशन तकनीकों से इनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये सब अभी भी इवॉल्विंग है। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, ये सोचते हुए कि GAN ट्रेनिंग में ये इंस्टेबिलिटीज शायद नेचुरली मौजूद है। फ्यूचर में इन्हें और ज़्यादा रोबस्ट और प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या हम ऐसी टेक्निक्स या आर्किटेक्चर्स बना पाएंगे जो इन प्रॉब्लम्स को फंडामेंटली सॉल्व कर दें, या फिर क्या ऑल्टरनेटिव जनरेटिव मॉडल्स इन चैलेंजेस को बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि जनरेटिव AI का फ्यूचर किस तरफ जाएगा और इन चुनौतियों का हल कैसे निकलेगा। Thank you for watching The Funnel Effect.